Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 2 and unit first is the electrostatic unit. And today topic is Coulomb's law and its application. As we have discussed in the last lecture about the charge and the force between them. So in this lecture we define mathematically the force between the charge. And the content of today's lecture is first, what is the Coulomb's law in free space, then in a medium, then we will discuss about the charge density due to the line charge, then due to the surface charge, then we will define the volume charge density. Okay, so one by one we will discuss all the term. So now first is what is Coulomb's law? And Coulomb's law, first we are talking about the in free space. So what we are saying, suppose we have a 2-point charge Q1 and Q2. Okay, and suppose they are separate by a distance r. Okay. तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर. Q1 Q2 है r डिस्टेंस पे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे. दिस पॉइंट इज सपोज A एंड दिस पॉइंट इज सपोज B. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ क्या है? दिस इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2. जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा जी उतना ही ज्यादा फोर्स होगा. And magnitude of the force is inversely proportional of the square of the distance. ठीक है, यानी r स्क्वायर जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यानी ये डिस्टेंस r जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम फोर्स होगा. मैग्नीट्यूड चार्ज Q1 Q2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? फोर्स की वैल्यू होगी. यहां हम एक कांस्टेंट यूज करा रहे हैं, फ्री स्पेस में है तो जरा इसे हम FA कह दे रहे हैं. FA इज रिप्रेजेंटिंग इन फ्री स्पेस. सो दिस FA इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर. एक कांस्टेंट लेके आ रहे हैं. दिस इज FA इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को बताने के लिए, K Q1 Q2 over r square. Okay, that is the magnitude of the force between the charge. ठीक, तो पहले इन फ्री स्पेस हमारा फोर्स आ गया. और K क्या है जी? दिस K कांस्टेंट जो है K इज एन कांस्टेंट. ठीक है, ये जो K है एक कांस्टेंट है. And numerically its value is equivalent to the 9 into 10 to the power 9 and unit क्या होगी? K. This is Newton meter square over charge is QC, so this is Coulomb square. So unit is Newton meter square over Coulomb square. ध्यान रखना यूनिट हमेशा इंपॉर्टेंट होगी. जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे कम से कम 3 से 4 मार्क्स आप यूनिट से सॉल्व कर सकते हैं, यानी यूनिट जो मेरी करेक्ट है या नहीं. तो हमें यूनिट का विशेष ध्यान रखना है. सो K इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर. और K को फ्री स्पेस में हम कहते हैं, तो मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं, K इज इक्विवेलेंट टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट. एंड एप्सिलॉन नॉट जो कहलाता है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज permittivity of free space. यानी परमिटिविटी है जी फ्री स्पेस में, हम इसे डिफाइन करना है. एंड न्यूमेरिकली द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.86 into 10 to the power -12 एंड यूनिट इसकी भी सेम वही है जो मेरी K की है, कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, जस्ट अपोजिट आएगी क्योंकि अपॉन में है.
So unit is just opposite to the value of constant k. ठीक है. So this is the force in free space. अब suppose if we put this charge into a medium, मीडियम मेरा कोई भी हो सकता है, ठीक है. बस फ्री स्पेस एयर की जगह उसमें और कुछ है, जैसे मैं वाटर की बात कर दूं या किसी और मीडियम में बात कर लें, तो फोर्स इन मीडियम जो हो जाता है. नाउ सपोज दैट मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटिंग एज Fm, सो व्हाट विल बी द चेंज इन द फॉर्मूला. In free space that is 1 upon 4 pi epsilon naught, and in medium 1 upon 4 pi epsilon naught into epsilon r. यानी एक टर्म बढ़ रहा है मेरा epsilon r, and this is q1 q2 over r square. Okay, epsilon r, this epsilon r is known as relative constant of the medium. ध्यान रखना है, this is known as relative constant ऑफ द मीडियम. एक तो ये है, ठीक है. एंड वैल्यू मैथमेटिकली द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक. तो इफ वी कंपेयर द फोर्स इन फ्री स्पेस यानी एफ ए और एफ एम, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो न्यूमेरिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए, ठीक, when divided by magnitude of Fm, this is equivalent to the epsilon r. या फॉर्मूला वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ Fa जो होता है फ्री स्पेस फोर्स इज इक्वल टू द epsilon r इनटू द फोर्स इन मीडियम. ठीक है, तो पहले तो एक फॉर्मूला ये आ गया जी, जस्ट वेट. तो एक तो मेरा इन दोनों के बीच में फॉर्मूला ये है. सेकंड, द वैल्यू ऑफ एफ ए जो होगी दिस इज ग्रेटर देन क्या होगा जी, एफ है. क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन माना, तो फोर्स इन एयर, हमेशा फोर्स जो होगा एयर में वो हमेशा किसी भी मीडियम से ज्यादा होगा. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, टिल नाउ वी हैव टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. लेकिन जैसा कि हमने 11th में या पहले अब तक पढ़ते आए हैं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है जी, वेक्टर क्वांटिटी. सो द फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. सो हम इस फोर्स को हमेशा कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंट विद ए वेक्टर and the vector quantity has the magnitude. हम एक magnitude f दिखा के चल रहे हैं. and second here we are representing the AR cap. AR cap क्या है, जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. तो AR cap क्या है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इसकी वैल्यू 1 है, दिस इज द यूनिट वेक्टर. और किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स की डायरेक्शन में जी ये मेरा यूनिट वेक्टर है. ओके, सो नाउ फॉर्मूला वाइज टोटल फोर्स एफ कितना कहेंगे, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर दो चार्ज हैं, दिस इज q1 q2 ओवर r स्क्वायर इनटू द AR. ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बनता है. ठीक है, दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हम ये कह के चल रहे हैं क्योंकि फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में कहा, नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म. तो क्या क्या चल रहा है, सपोज द टू चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है जी, Q1 एंड Q2. ये दो चार्ज है Q1 Q2 आर प्लेस एट पॉइंट A एंड द B. ठीक है, क्योंकि हम उसकी बात कर चल रहे हैं, एक पॉइंट लेके चल रहा है रेफरेंस पॉइंट. जस्ट वेट, ये रेफरेंस पॉइंट है O, ठीक है, और इस रेफरेंस पॉइंट से हमें इन दोनों की डिस्टेंस दिखानी है. तो ये हो गया पहला पॉइंट, और इसी पॉइंट को जस्ट मैं इस पॉइंट से और मिला दूं.
ये आ गया मेरा P पॉइंट, ठीक है। तो वेक्टर, दिस वेक्टर इज सपोज R1, यानी जस्ट वेट, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर क्या चल रहा है OA, एंड दिस वेक्टर OA सपोज R1, हम वेक्टर OB इस डायरेक्शन वेक्टर क्या चल रहा है OB, एंड दिस इज सपोज दिस इज R1 एंड दिस वेक्टर इज सपोज R2 है, एंड दिस वेक्टर इज सपोज R12, हम R12 इस डायरेक्शन में वेक्टर दिखा के चल रहे हैं। तो सबसे हम सपोज वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन 2, इस पे यानी Q2 पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, Q2 पे ड्यू टू द Q1, और तो वो कितना होगा, सपोज दिस फोर्स इज हम दिखा के चल रहा है F2, एंड द फोर्स F2 इक्वल टू कितना दिखाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड इज Q1 Q2 एंड R12 है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ R12 होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर कह देंगे हम A12। A12 क्या होगा, A12 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A टू B, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है तो A12 लेके चल रहा है। तो वैल्यू ऑफ A12 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, A12 इज द यूनिट वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R12 डिवाइडेड बाई वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज R12, और R12 का मैग्नीट्यूड कितना है जी, दिस इज वेक्टर R2 माइनस R1, ठीक है। R12 अगर मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, सो वेक्टर R12 इज R2 माइनस R1 एंड मैग्नीट्यूड इज R2 माइनस R1, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक। जस्ट वेट, बस कुछ स्टेप्स और। सो द मैग्नीट्यूड F, टोटल F कितना हो गया F2, दिस इज वैल्यू में पुट कर दूं A12 के ऊपर, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और R12 मैग्नीट्यूड कितना हो गया R2 माइनस R1, सो R12 स्क्वायर कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ A12 इज R2 minus R1 divided by mod of R2 minus R1. So final force F2 due to 1 is equivalent to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon mod of R2 minus R1 whole cube into R2 minus R1. Okay, so this is the value of force. ये मेरे फोर्स की वैल्यू होगी। ओके, नाउ ये हमने क्या किया है, दिस इज द F2, फोर्स ऑन टू F2 ड्यू टू द Q1। अगर मैं Q1 पे फोर्स देखूं ड्यू टू द Q2, सो दिस इज द F1। जैसे हम ये कह चलेंगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो उस केस में अगर F1 में कैलकुलेट कर रहा हूं तो द वैल्यू ऑफ F1 कितना होगा जी, द वैल्यू ऑफ फोर्स F1, बिकॉज बस डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड से माइनस ऑफ F2 इस मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और जो वेक्टर आपने लिया है बस ये सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड तो सेम ले भी सकते हो R2 माइनस R1 होल क्यूब। तो पहले जो वेक्टर हमने कौन सा लिया था, जस्ट वेट, जो वेक्टर A12 लिया था उसकी जगह अब यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ A12, वेयर A12 जो होगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, यानी कंडीशन क्या आ गई, द फोर्स F1 जो होगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, यानी डायरेक्शन मेरे चेंज, बस चेंज रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ओके, दिस इज द केस। जस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल और मैं डिस्कस कर ले इस टॉपिक पे, जरा मेरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज बस हल्का सा एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्या, सपोज दिस इज द क्वेश्चन 1 लेके चल रहे हैं। सपोज क्या कह रहा है, सपोज देयर आर द 2 पॉइंट चार्ज,
ठीक है, दिस चार्ज इज Q1 एंड Q2 एंड मैग्नीट्यूड कितना कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज 3 into 10 to the power minus 4 and that is coulomb and magnitude of Q2 is minus 10 to the power minus 4 coulomb ये है। ओके एंड पोजीशन, इसकी पोजीशन पता के चल रहा है हम M1 मतलब दिस इज पुट एट द पॉइंट M1 and back coordinate is 1 comma 2 comma 3 and the coordinate this is put at the point N and its coordinate is suppose 2 comma 0 comma 5, this point is A and this point is B या M और M कह के चला, this point is M and this point is M ये है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन ही कर रहा है कैलकुलेट फोर्स ऑन Q2 पे फोर्स निकालना है बाई Q1। तो पहले की तरह जैसे हम वेक्टर निकालते थे दिस पॉइंट जैसे हम 1 कह दें 2 तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, R12 की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर पहले R12 जो होगा, R12 इज R2 माइनस R1, तो ये पॉइंट R2 माइनस R1 पहले की तरह। तो R2 कोऑर्डिनेट कितने हो गए, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R2 एंड दिस इज द R1। सो नाउ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ 2 माइनस 1 AX फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस 0 माइनस 2 सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 माइनस 2 AY डायरेक्शन में, जस्ट वेट, एंड थर्ड प्लस कितना होगा, थर्ड इज सेकेंड हो गया 0 माइनस 2 एंड थर्ड वन इज दिस कोऑर्डिनेट इज नॉट 4, इसको हम 5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज 5 माइनस 3, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना है 5 माइनस 3 एंड दिस इज द इनटू द डायरेक्शन ऑफ AZ। तो वेक्टर R12 कितना आ गया, दिस इज AX माइनस 2AY and plus of 2AZ। पहले this is the vector in the direction of 1 2 and magnitude of R12 अगर मैं कैलकुलेट करूं, this is root of 1 square plus 2 square plus 2 square, so this value is root of 9 and equivalent to the 3। ये मेरे वेक्टर की वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड। नाउ करना क्या है, फोर्स निकालना है। तो वैल्यू ऑफ F2 जो होगा 2 पे फोर्स, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to the power 9। चार्ज का मैग्नीट्यूड ना Q1 इज 3 into 10 to the power minus 4। चार्ज सेकेंड इज माइनस का है माइनस 10 to the power minus 4। एक सेकेंड जस्ट, दिस चार्ज इज माइनस 10 to the power, पहला इतना था मैग्नीट्यूड ये और सेकेंड इतना। ओके सो हमने वैल्यू पुट कर दी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कितना होगा, टोटल डिस्टेंस Q आना है R2 माइनस R1 Q, सो दिस डिस्टेंस इज 3Q एंड दैट इज इनटू कितना हो जाएगा जी, 3RQ हो गया इंटू यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर वैल्यू इज AX माइनस 2AY, नहीं सॉरी वेक्टर R12 2AY प्लस 2AZ, ये मेरी वेक्टर की वैल्यू आ गई। सो द फोर्स F2 इज इक्विवेलेंट टू माइनस 10 एंड मैग्नीट्यूड इज AX माइनस 2AY प्लस 2AZ। सो ये मेरा फोर्स आएगा ऑन F2 ड्यू टू द M। ठीक है, इस तरह से मुझे कैलकुलेट करना है। ओके नाउ नेक्स्ट मूव। सो ये फोर्स मुझे किस तरह से निकालना है, इस तरह से आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट आया फोर्स एट ए पॉइंट ड्यू टू द मल्टीपल चार्ज। ओके सपोज वी हैव ए चार्ज Q1 Q2 ऐसे करके, सपोज Qn मेरे पास एक कोई चार्ज है, ठीक है, यानी वी हैव ए सिस्टम ऑफ द चार्ज एंड देयर इज ए चार्ज Q पुट एट पॉइंट A।
ठीक है, तो इन सभी इंडिविजुअल Q1 Q2 यानी ये जो फोर्स होंगे Q1 Q2 और Qn ऑल एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन द Q। तो पहले उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, बस जरा मैं मिला दे रहा हूं, थोड़ा ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बस ये पॉइंट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखोगे ये, ठीक है, दिस पॉइंट इज Q एंड सपोज दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2 एंड दिस फोर्स इज Fn। तो जो टोटल फोर्स लगेगा इस चार्ज पे QF, so this force, final force is the vector addition of individual force F1 plus F2 up to the Fn। एंड यही है मेरा जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स एट ए पॉइंट चार्ज, किसी भी फोर्स एट ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू द मल्टीपल चार्ज। तो आप क्या करें, किसी जब पॉइंट चार्ज पे जिसपे भी आपको फोर्स निकालना है, आप इंडिविजुअल चार्ज की वजह से Q1 Q2 Qn सबकी वजह से फोर्स निकालो और फाइनल फोर्स जो होगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स। इस तरह से आप फाइनल फोर्स निकालेंगे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टर्म और मुझे डिस्कस करनी है, दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक जो हमने बात की, किसकी बात की, पॉइंट चार्ज की। सम टाइम, ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल होगा। तो हियर वी आर डिफाइनिंग द थ्री चार्ज डेंसिटी, यही बात करना है। सबसे पहले लिनियर चार्ज डेंसिटी। पहले 2 पॉइंट ध्यान रखना, जब भी हमने क्या कहा है, चार्ज Q इज एन स्केलर क्वांटिटी, चार्ज मेरी स्केलर क्वांटिटी है, बट वेन एवर यू फाइंड द वर्ड डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी जिसके भी पीछे डेंसिटी वर्ड लगा है, दैट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। पहले वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, व्हेन ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन, जस्ट वेट, मैं जरा इसे नीचे ले लूं। हम क्या कह रहे हैं, this is an charge Q is distributed on a length L, इस एक लेंथ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो लाइन चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करना है, दिस इज द रो L, रो इज द चार्ज डेंसिटी, L इज ड्यू टू द लाइन एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज Q ऑन द लेंथ Q by L, या इसे क्या कह सकते हैं, चेंज इन चार्ज विद ड्यू टू द लेंथ डेल L। सो दिस इज डेल Q by डेल L, इस तरह से। एंड यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर, ठीक है। तो सम टाइम अब मुझे क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कभी कभी लाइन पे होगा और इसकी वजह से हमें आगे चल के क्या होगा, किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो पहले चार्ज की बात करें, चार्ज टोटल कैसे निकालेंगे, तो डेल Q इन स्मॉल चार्ज डेल Q कितना हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू द रो L इनटू डेल L एंड फाइनल चार्ज यानी टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज Q कैसे निकालेंगे, टोटल Q, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ रो L इंटू डी एल, यानी इसका आप लाइन इंटीग्रल करें, ठीक है, और वो टोटल चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस जो मुझे करना है। नाउ सेकेंड, वी आर डिफाइनिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, समटाइम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस। ये तो मैंने एक सिमेट्रिकल सरफेस ले रखा है, लेकिन सरफेस ऐसा नहीं है, जरूर नहीं, इस तरह से भी मेरी कोई सरफेस हो सकती है, ठीक। जरा वेट, जैसे, और सपोज इस चार्ज इस पे हम Q डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये सिमेट्रिकल है, दिस में बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस एरिया इज A एंड चार्ज इज Q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले, दिस इज डिफाइंड बाय रो S, एक तो रो S से डिफाइन कर रहा है। इफ चार्ज Q सिमेट्रिकल है तो Q by A हम कितना कहेंगे, दिस इज द टोटल चार्ज Q ऑन ए सरफेस A, सो दिस इज Q by A। और अनसिमेट्रिकल सरफेस है तो जस्ट आप कह लीजिए इंक्रीमेंटल सरफेस, सो दिस इज चार्ज DQ
ऑन एरिया डी ए। तो इसे हम किस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डी क्यू और डेल क्यू, डी क्यू बाई डी ए या डेल क्यू बाई डेल ए। यूनिट क्या होगी, पहले पहले तो ये हो गया जी मेरा चार्ज डेंसिटी, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट ये होगी। और क्या कहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है जी मतलब इसकी जो डायरेक्शन है आउटसाइड होगी। ओके, तो हमेशा जो भी चार्ज है आउटसाइड हम उसकी डायरेक्शन दिखा के चलते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सम टाइम हमें अनसिमेट्रिकल चार्ज या टोटल चार्ज निकालना, तो कैसे करेंगे, जस्ट वेट। टोटल चार्ज किस तरह से, तो पहले अगर डेल क्यू की बात करें, दिस इज इक्वल टू रो एस इंटू डेल एस, ये आ गया। एंड टोटल चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू, ये करोगे। एंड दिस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, तो डबल साइड दिखा के चल रहा हूं मैं, दो बार इंटीग्रल सरफेस। एंड दिस इज रो एस इंटू डी एस और डेल एस, ठीक है। दिस इज द टोटल चार्ज। अगर चार्ज डेंसिटी पता है और पर्टिकुलर किसी एरिया पे निकालना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज डेल क्यू, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, नाउ थर्ड वन एक और डिफाइन करना है, एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंट बाय रो बी। सो सम टाइम, ठीक है, पहले तो एक शेप ही दिखा दें, जैसे ये है, सम टाइम सिमेट्रिकल शेप दिखा के चल रहा है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए शेप, तो ये वॉल्यूम, जब इसकी बात करेंगे तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे। सो चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए वॉल्यूम। और कभी अनसिमेट्रिकल सरफेस है, तो जैसे हमने ये कह दिया ये भी वॉल्यूम भी है, तो यहाँ डेल एक सरफेस दिखा, एक वॉल्यूम हमने सेलेक्ट किया है, दैट इज द डीवी। और चार्ज इस सरफेस पे कितना कह के चल रहा है, दिस चार्ज इज डी क्यू। और इस केस में क्यू चार्ज बी वॉल्यूम पे डिफाइन किया है, सो रो बी कितना होगा, रो बी इज टोटल चार्ज क्यू बाई टोटल वॉल्यूम बी। और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाना है, दिस इज डी क्यू डेल क्यू ओवर डेल वी। एंड यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। और जब टोटल चार्ज निकालना है, अनसिमेट्रिकल सरफेस है, तो डेल क्यू जस्ट आप लीजिए रो बी इंटू डी वी, और डेल वी मतलब ध्यान रखना, क्योंकि ये मैथमेटिशियन, आप डेल वी और डी वी, यहाँ फिजिक्स में हम दोनों को एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जस्ट डिफरेंशियल फॉर्म है। एंड टोटल चार्ज, एंड दिस इज द टोटल चार्ज, क्यू कितना हो जाएगा, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, एंड दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो तीन लिमिट चाहिए मुझे, वॉल्यूम दिखा के चल रहा है, एंड दैट इज द रो बी इंटू डी बी। और इन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे आगे, ठीक है, टू डिफाइन करने के लिए चार्ज, तो वहां हम यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द टोटल चार्ज क्यू। ओके, सो फार सो गुड। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, देखोगे एक बार, we have discussed about what is Coulomb's law in free space, then for the medium, and then we say that the force is an vector quantity, vector quantity यानी magnitude और direction आपको दोनों दिखाना है, AR, ठीक। then हमने एक numerical डिस्कस किया based on this. Then we have defined the volume charge density, surface charge density and the line charge density, तीनों हमने डिफाइन की। ओके, बस नोट्स बनाते जाइएगा, कहीं प्रॉब्लम हो पढ़ने में या कुछ समझने में, तो नीचे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ओके, जिससे कि आगे भी लेक्चर तुम्हें मिलते रहे। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर, and in next lecture we will discuss about the electric field and the potential, उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।